तो मास्टर स्ट्रोक में आज पड़ताल करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद में चले 3 दिन के सर्वे में मिले उन सभी सबूतों की जिनके आधार पर हिंदू पक्ष मंदिर के दावे को मजबूत मान रहा है, मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा है। सर्वे के आखिरी दिन आज हिंदू पक्ष की ओर से ऐलान कर दिया गया कि जिस निशानी को ज्ञानवापी परिसर में तलाश रहे थे वो तलाश पूरी हो गई, यानी ज्ञानवापी में उन्हें वो शिवलिंग मिल गया जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब आपको कुछ तथ्य मैं बता देती हूँ। हिंदू पक्ष की मांग पर अब उस इलाके को भी सील करने के लिए कहा गया है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष न सिर्फ शिवलिंग के दावे को खारिज कर रहा है बल्कि उस जगह को सील करने के खिलाफ अब वो अदालत जो है वो पहुंच गया है। फिलहाल सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट कल अदालत में जमा होगी, इसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे रोकने की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि अब सर्वे का काम पूरा हो चुका है 100%, इसलिए मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर इस मामले को अदालत ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। जो अभी आप असद ओवैसी को सुन रहे थे, बार बार 1991 का वो जिक्र कर रहे थे, वो यही था। यानी कल भी ज्ञानवापी का विवाद पूरे दिन सुर्खियों में बना रहने वाला है और विवाद का केंद्र ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में मिला शिवलिंग होगा, जिसे मुस्लिम पक्ष तालाब में बने फाउंटेन का हिस्सा मान रहा है। लेकिन सिर्फ ये शिवलिंग ही नहीं, 3 दिन तक चले सर्वे में बहुत सी निशानियां मिलने के दावे किए जा रहे हैं जिस पर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। इन्हीं दावों की पड़ताल आज हम मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में कर रहे हैं। और इस ऐलान के साथ ही ज्ञानवापी परिसर में पूरे 3 दिन तक चले ऑपरेशन सर्वे का अंत हुआ। ज्ञानवापी के गेट नंबर 4 पर हिंदू पक्ष की ओर से यह ऐलान हो रहा था, उसी वक्त हिंदू पक्ष की ओर से अदालत के दरवाजे पर भी दस्तक दी गई। हिंदू पक्ष की मांग पर शिवलिंग मिलने वाली जगह को अदालत ने सील कर दिया। साथ ही यह आदेश भी दिया कि अब उस जगह पर किसी का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए और उस जगह का संरक्षण करना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। चूंकि एक बहुत बड़ी बात है, सदियों की प्रतीक्षा के बाद वहां शिवलिंग प्राप्त हो रहा है, तो उसके संरक्षण की तो विशेष बात करनी होगी। अन्यथा उस भाग में तो मुस्लिम वर्ग के वही लोग जाते हैं और कहीं कुछ उन्होंने कर दिया या डिसलोकेट कर दिया या कोई समस्या खड़ी की तो उसका निवारण तो किया जाएगा। यानी ज्ञानवापी परिसर में वो जगह प्रतिबंधित हो चुकी है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो कौन सी जगह है जहां ये शिवलिंग मिला है। हम आपको उस जगह की एक पुरानी फोटो दिखाते हैं। ये ज्ञानवापी परिसर का वही हिस्सा है जहां शिवलिंग मिला है। इस परिसर में जिस हिस्से में आपको तालाब नजर आ रहा है, उसी तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। यह फोटोग्राफ काफी पुरानी है, लेकिन इसी तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन की मौजूदगी में इसी तालाब को खाली कराया गया और तालाब खाली होते ही हिंदू पक्ष को वो नजर आया जिससे हिंदू पक्ष झूम उठा। अच्छा, अभी सबकी तपस्या पूरा हो गया, सबकी तपस्या। कह रहे हैं कि ऐसा मिला, मैं बता नहीं सकता, शिवलिंग मिले और ये सब बाबा बस बोल रहे हैं, कल्पना नहीं की थी, उब हम लोग को आज दिख गया। बस बाबा है। मस्जिद के किस कोने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, ये समझने के लिए हमने ड्रोन की तस्वीरों और ग्राफिक्स की मदद से एक मॉडल तैयार किया है। पहले मस्जिद प्रांगण में वो जगह देखिए जहां आज बाबा के दर्शन हुए हैं। यह है मस्जिद का गेट। इसी जगह से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एंट्री होती है। यहां से आगे बढ़ने पर मस्जिद परिसर शुरू होता है। इसी परिसर में एक तालाब है जिसके पानी का इस्तेमाल वजू के लिए किया जाता है। इसी तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। यह तालाब करीब 4 फीट गहरा है और इसकी लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। सर्वे के दौरान इस तालाब का पानी खाली कराया गया, जिसके बाद तालाब में शिवलिंग मिला। सर्वे टीम में शामिल सूत्रों के मुताबिक शिवलिंग की लंबाई 3 फीट है, जबकि मोटाई यानी व्यास करीब 12 फीट का है। मुझे ये बताया गया था कि एक आपको अंडर वाटर कैमरा लेके आना है कि पानी के अंदर भी डाल के रिकॉर्ड करना पड़ सकता है, पर उसकी नौबत नहीं आई और प्रशासन ने जल खाली करा के, पानी खाली करा के वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। हम लोगों को पर्याप्त साधन उपलब्ध करा दिए थे, हम लोग उसका उपयोग करके वहाँ जाके शूट किए। पानी काफ़ी हद तक खाली करा दिया गया था।
जैसे ही शिवलिंग नजर आया वहां हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। जो कमीशन हुई है बड़ा सफलतापूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ है। उन्होंने कार्रवाई जो हम लोगों के सामने स्पष्ट सर्वे खुल के आया है, हम लोगों का जो दावा रहा है वो उसको पुष्ट और प्रमाणित उसने कर दिया। आज हम लोगों के सामने हम लोगों के जो दावे थे उसके साक्ष्य हम लोगों को मिल गए। खुल के बताइए क्या मिला, क्या पाया? बाबा मिल गए, कुछ नहीं मिला। हाँ बस आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए? सवाल जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे ही वह समय आया मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा, क्या बताए, लोग नाचने लगे। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग जिस जगह पर मिला है वो जगह काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी के मुख के सामने है और हिंदू धर्म के मुताबिक नंदी का मुख हमेशा भगवान शिव की ओर ही होता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दलील को खारिज कर रहा है। उनका अलग ही दावा है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि तालाब में एक फव्वारा लगा था जो 10 साल पहले तक काम करता था। इसके बाद जब फव्वारा खराब हो गया तो पाइप को हटा दिया गया और फव्वारे का बेस तालाब में मौजूद है। इसी फव्वारे के बेस को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। हिंदू पक्ष ने इस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा कर इसे सील करने की याचिका दी है, जिस पर कोर्ट इसे सील करने का आदेश दे चुका है। अब मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। हिंदू पक्ष वजू खाने में शिवलिंग मिलने पर झूम रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे शिवलिंग मानने से ही इनकार कर रहा है। बहरहाल इसका फैसला अदालत को करना है, जिसके सामने मंगलवार को पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है। हालांकि अदालत को सिर्फ शिवलिंग के दावे की ही जांच नहीं करनी है, बल्कि 3 दिनों में 12 से ज्यादा घंटे तक हुए सर्वे में मिली हर निशानी को कसौटी पर परखना है। ज्ञानवापी का ऑपरेशन सर्वे जो था वो 3 दिन तक चला है। 3 दिन कहां किस तरीके से सर्वे हुआ जरा वो आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं शिवलिंग को लेकर दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों पर टिके हुए हैं। लेकिन 3 दिन तक चले सर्वे में सिर्फ शिवलिंग ही ऐसी निशानी नहीं है जो मंदिर को मस्जिद में बदलने के दावे की तरफ इशारा करती हो। पिछले 3 दिनों में कई ऐसी निशानियां मिली हैं जो ये सवाल उठाती है कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। हम आपको बताते हैं कि 3 दिन के ऑपरेशन सर्वे में हुआ क्या क्या। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डे, यानी सबसे पहले 14 मई। 4 तहखाने 14 मई को खोले गए। पहला दिन, हाँ, वहाँ सफाई हुई, बाकायदा तहखाने की वीडियोग्राफी हुई बिल्कुल तरीके से। 4 तहखाने थे और उसके बाद दीवारों पर जो नक्काशी थी उसको जांचा गया कि ये किस तरह की नक्काशी है। करीब 50% हिस्से का सर्वे पहले दिन हो गया था। फिर आप आइए दूसरे दिन यानी 15 मई को सर्वे होता है। ज्ञानवापी के ऊपर जो कमरे बने हुए हैं उसकी वीडियोग्राफी की जाती है 15 मई को। फिर उसके बाद जो गुंबद है, छत है, दीवार है, उन सब की भी वीडियोग्राफी की जाती है। गुंबद पर हिंदू परंपरा से जुड़ी निशानियां दिखी है, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। संगमरमर पर हिंदू पक्ष की निशानियां दिखी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। सफ़ेद चूने से संगमरमर पर रंगाई की हुई थी, चूना पोता हुआ था। दरवाजे की जो नक्काशी है फिर उसके भी फोटोग्राफ्स लिए गए थे। और दूसरे दिन क्या हुआ, 30% इलाके का सर्वे हो गया, यानी 50 + 30 80% 2 दिन में हो गया। अब बचता है 20%, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ। अब इस तीसरे दिन यानी 16 मई को जो सर्वे हुआ वो ये वज़ू खाना कहा जा रहा है। हालांकि इस इलाके जहाँ पर वज़ू होती है उसे हौज़ कहा जाता है, उसमें पानी इकट्ठा होता है। लेकिन यहाँ इस तालाब का पानी जो है वो निकाला गया और फिर तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। बाकी बचे हुए परिसर के 20% इलाके का सर्वे खत्म होता है 16 मई तीसरे दिन। अदालत के आदेश के मुताबिक आज सर्वे का जो काम है वो पूरा हो चुका है। हालांकि अभी भी तहखाने में कुछ मलबा ऐसा है जिसे हटाकर जांच नहीं हो सकी है और माना यह जा रहा है कि हिंदू पक्ष एक बार फिर मलबे को हटाकर वीडियोग्राफी की मांग कर सकता है। हमें ये जानकारी मिल रही है इस वक्त। मंदिर पृष्ठ भाग है, उसके पीछे जो मलबे पड़े हो उसके जांच के लिए मांग होगी। अच्छा, अभी जो सर्वे चल रहा है क्या उसमें इस मलबे को हटाकर सर्वे नहीं किया जाए? नहीं, इसमें ये नहीं दिशा निर्देश है और तो और इसमें नहीं है। हम उसके बारे में कोई बताने का अधिकारी नहीं है।
क्या लगता है कि मलबे के नीचे क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल पाषाण खंड, सैकड़ों हजारों ध्वंस की हुई मूर्तियां सब के सब मिलेंगे जो है। तो आपकी तरफ से ये अर्जी कब दाखिल की जाए? अविलंब 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 अविलंब। ज्ञान वापी पर छिड़ा हिंदू मुसलमान का घमासान सियासत का भी पारा चढ़ा रहा है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर लगातार हुंकार भर रहे हैं। वो ज्ञान वापी को अयोध्या पार्ट 2 मान रहे हैं। बीजेपी इस कानून के दायरे में चल रही हक की लड़ाई। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तो समझता था कि ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, संविधान के ज्ञाता हैं। भारत संविधान से चलता, कानून से चलता, ये दबाव से नहीं चलता, तुष्टीकरण से नहीं चलता। सियासत में ज्ञानवापी की चिंगारी तेजी से फैल रही है। कश्मीर से महबूबा मुफ्ती इस विवाद के बहाने बीजेपी पर हमला बोल रही है। ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें एक ही बार बताइए कौन कौन सी मस्जिद हो सकते हैं। इनको इतने हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। ज्ञानव्यापी का सर्वे अदालत के आदेश पर हो रहा है, लेकिन इस मामले में राजनीति की एंट्री और दोनों धर्मों से जुड़े धार्मिक संगठन जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं उससे साफ है कि अब इस विवाद की चिंगारी आने वाले वक्त में और भड़कने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या ये विवाद अयोध्या की तरह दशकों तक चलेगा या फिर इसका जल्द निपटारा होगा ताकि देश को अयोध्या पार्ट 2 फिर ना देखना पड़े। देखिए, ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर पूरे देश में हलचल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पहली मर्तबा हो रहा है। इससे पहले भी 1996 में ज्ञानवापी का सर्वे हो चुका है। उस सर्वे की रिपोर्ट और उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जो है हमारे पास यानी ABP न्यूज़ के पास मौजूद है। आज से जो 26 साल पहले यानी 1996 में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ वो एडवोकेट कमिश्नर राजेश्वर प्रसाद सिंह ने किया था। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों के चारों तरफ प्राचीन काल की पुष्टि होती है और प्राचीन काल की पुस्ती है। पुस्ती दीवारों पर बनाई गई प्राचीन काल की कलाकृतियों को कहते हैं। राजेश्वर प्रसाद सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक पुस्ती देखने में प्राचीन मंदिर के अवशेष जैसी लगती है। पुस्ती के पूरब में एक बड़ा चबूतरा है और पश्चिम में मंदिर के भग्नावशेष मौजूद है। मंदिर के टूटे फूटे 3 दरवाजे पूरी तरह बंद किए जा चुके हैं और उसी मंदिर के भग्नावशेषों पर मस्जिद नुमा ढांचा बना हुआ है। चबूतरे के पश्चिम की तरफ गणेश और श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, जबकि दक्षिण में एक विशाल चबूतरे के नीचे तहखाना है। तहखाने के गेट के सामने ज्ञानवापी कूप, नंदी, गौरी शंकर, महेश्वर हैं। ये सर्वे 3 जून 1996 को किया गया था। अब एक बार फिर ज्ञानवापी का सर्वे हुआ है, जिसकी रिपोर्ट कल कोर्ट में दाखिल होगी और इसके बाद विवाद सुलझेगा या पेचीदा होगा, ये इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर हम आपको बता रहे हैं, पैनी नज़र हमारी बनी हुई है। मास्टर स्ट्रोक में बात सिर्फ आज जो कुछ देश में हुआ है उसको लेकर नहीं, नेपाल में जो कुछ हुआ है उसको लेकर भी होनी चाहिए, क्योंकि नेपाल में जो हुआ है उसे देखकर चीन तिलमिला रहा है। जिस चीन के चंगुल से बाहर निकलने के लिए भारत के कूटनीतिक कमर कसने की जो खबर है वो वहीं से आ रही है। मास्टर स्ट्रोक में हम आपको लगातार बताते रहे कि कैसे पिछले कुछ सालों में नेपाल और चीन ने अपने कर्ज का शिकंजा कसा हुआ है। चीन की ये पुरानी चाल रही है, पहले वो देशों को कर्जा देता है, फिर जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो चीन अपना शिकंजा उसकी ज़मीन पर, उसके रिसोर्सेज पर करता जाता है। ऐसा ही उसने नेपाल के साथ करने की सोची है, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन की
कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगा। और इसीलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे और वहां से उन्होंने भारत और नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों को फिर से याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल के लुम्बिनी की ये यात्रा धार्मिक कम और कूटनीतिक ज्यादा थी। नमो बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसीलिए सुबह सुबह प्रधानमंत्री दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे। मोदी के स्वागत के लिए खुद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि यहाँ से वो चीन को एक संदेश देना चाहते थे। चीन को ये बताना जरूरी था कि भारत और नेपाल के संबंध रोटी और बेटी के रहे हैं। इसलिए चीन नेपाल के कितना भी नज़दीक जाने की कोशिश कर ले, भारत और नेपाल के संबंधों का एक अलग इतिहास रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के बनाए एयरपोर्ट पर नहीं उतरे। चीन ने भैरवा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। भैरवा से लुम्बिनी की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। जब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे, तब चीन से उनकी नजदीकियां जग जाहिर थी। ओली के कार्यकाल में चीन ने नेपाल को निवेश और कर्ज के दम पर खरीदने की पूरी कोशिश की। यहां तक कहा जाता है कि नेपाल में मौजूद चीन की राजदूत हाउ यांकी ही वहां की सरकार चला रही है। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वही करते थे जो उन्हें चीनी राजदूत कहती थी। अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए थे और उसके तुरंत बाद वो नेपाल गए थे। अक्टूबर 2019 के इस दौरे में चीन ने नेपाल के साथ 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। चीन ने धीरे धीरे नेपाल को दिए जाने वाले कर्ज में बढ़ोतरी की। 2016-17 में नेपाल के विदेशी कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 1.93% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 3.29% हो गई। 2019 में ही चीन ने 18,000 करोड़ रुपए के साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स नेपाल में शुरू किए। हालांकि भारत आज भी नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत नेपाल को 64,945 करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है, जबकि चीन नेपाल को 23,292 करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है। इसी तरह भारत नेपाल से 9,575 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है, जबकि चीन नेपाल से सिर्फ 100 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है। नेपाल पर चीन अपनी गिद्ध सी निगाहें गड़ाए हुए है और मोदी ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अपने पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा नेपाल ही गए हैं। अब तक प्रधानमंत्री मोदी 5 बार नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका 3 बार, अफगानिस्तान, म्यांमार और भूटान 2 बार जा चुके हैं। इसीलिए आज बुद्ध के बहाने मोदी एक बार फिर नेपाल पहुंचे और नेपाल की धरती से मोदी ने यह साफ कह दिया कि भारत नेपाल को अपने रिश्ते हिमालय से ऊंचे करने हैं। हिमालय जस्ते अटल छे, हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। इससे पहले पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान माया देवी मंदिर में दर्शन किए। वहीं भारत की तरफ से बनाए जाने वाले बौद्ध सांस्कृतिक और संपदा केंद्र का भी शिलान्यास किया। ये केंद्र भारत की मदद से बनाया जा रहा है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला प्रार्थना हॉल, लाइब्रेरी वगैरह बनाए जाएंगे। नेपाल के लोग भी भारत और नेपाल के संबंधों की महत्ता को जानते हैं। उन्हें पता है कि नेपाली लोग चीन के नहीं, भारत के नजदीक ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। हर हिसाब से उन्होंने नेपाली शब्द में भी बहुत ज्यादा बात की, तो उससे क्या हुआ कि हर आदमी, हर नेपाली मन का वो नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत मजबूत करने में बहुत कामयाब रहा है। हमारे रिश्ते भारत से बहुत अच्छे रहे हैं। बीच बीच में किसी विषय में थोड़ा बहुत मत विचारों की सामान्य भिन्नता है, लेकिन अंततोगत्वा हम दोनों देश सांस्कृतिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और प्रजा लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के आधार पर हम लोग एक हैं और एक होकर के आगे बढ़ेंगे। हमारी संबंध हमेशा प्रगाढ़ रहेगा। नेपाल में पीएम मोदी की तरफ से चीन को
सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया गया कि अब तुम्हारे पैतरेबाजी नहीं चलने वाली है। उधर पाकिस्तान में इमरान खान चीन का मोहरा बने हुए हैं। इमरान गद्दी से बेशक उतर गए हों, लेकिन वो पाकिस्तान में सियासी पारा उतरने नहीं दे रहे हैं। अब इमरान खान अपने खिलाफ साजिश के तहत गद्दी से उतारने का आरोप लगा रहे हैं। इमरान ने नया आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की साजिश हो रही है। सवाल यह है कि कौन है इमरान का दुश्मन? इमरान को क्यों सता रहा है मर्डर का डर? वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। कौन बना है इमरान की जान का दुश्मन? मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर एक साजिश हो रही है। क्यों टेप बनाने को मजबूर हुए इमरान? नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मर्डर का डर सता रहा है और ये बात वो रैलियों में खुलकर बोल रहे हैं। सियालकोट और फैसलाबाद की रैली में इमरान ने जनता के सामने ये डर खुलकर जताया। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। वहीं इमरान के डर पर मुस्लिम लीग की नेता और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने सीधा वार किया। नवाज शरीफ को इमरान खान की जेल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में किसने पहुंचाया? और जो शख्स खुद ऐसी हरकतें करता है तो उसको लगता है कि दूसरे भी मेरे जैसे होंगे। इमरान खान लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उनकी गद्दी साजिश के तहत छीनी गई, लेकिन सच ये है कि वो बहुमत साबित करने पहुंचे ही नहीं। इमरान खान अपनी गद्दी बचाने की जंग लगातार लड़ते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब इमरान तथा कथित साजिश करने वालों के खिलाफ फिल्मी दाव खेल रहे हैं। नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा, ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। इमरान का तो ये भी दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया है। अब वो उनसे चुनावों के बाद ही बात करेंगे, लेकिन इस पर भी मरियम ने किया है पलटवार। तुमने एस्टैब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। क्रिकेट की दुनिया में इमरान आक्रामक खिलाड़ी थे, वैसी ही पारी इमरान राजनीति में खेल रहे हैं। सत्ता से हटने के बाद इमरान बाउंसर्स फेंक रहे हैं। विदेशी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। सत्ता में शामिल दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अपनी हत्या की आशंका जता रहे हैं। धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत का कार्ड खेल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगा रहे हैं। मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं। रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नीचे जा रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? अमेरिका के पास जाएंगे और अमेरिका से भीख मांगेंगे कि हमें पैसे दो, हमें बचाओ। नवाज शरीफ के दौर के 35 रुपए किलो आटे को जब तुमने 80 रुपए पे पहुंचा दिया था, तुम्हारा जमीर उस वक्त कौन से कोमा में सोया पड़ा था? नवाज शरीफ के दौर की 55 रुपए किलो चीनी को जब तुमने 120 पर पहुंचा दिया, तो उस वक्त तुम्हारा जमीर कहां बनी गाला में सोया पड़ा था? जानकार मान रहे हैं कि इमरान 20 मई के बाद होने वाली रैली को कामयाब बनाने के लिए तरह तरह के दाव खेल रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत की बात हो, पैगंबर साहब की बात हो, विदेशी साजिश की बात हो, इमरान दरअसल जनता की भावनाओं को भड़का रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनसे कि उनकी सत्ता छीन चुकी है, उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में उनके पास सीधे सीधे जनता के बीच में जाने के सिवाय, विक्टिम कार्ड खेलने के सिवाय और नए इलेक्शंस की मांग करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। इमरान रोज पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर शरीफ परिवार और भुट्टो परिवार पर सीधे वार कर रहे हैं।
इमरान भी समझ रहे हैं कि मौजूदा सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही, लिहाजा उनके तीखे हमले बढ़ते जा रहे हैं। जिस पाकिस्तान में कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, वहां रोज ताबड़तोड़ रैलियों से चुनावी माहौल बना हुआ है। जानकार मान रहे हैं कि इमरान के पीछे चीन का हाथ है। चीन इमरान खान की वापसी चाहता है ताकि पाकिस्तान में लगा उसका पैसा सुरक्षित रहे। चाइना की जो उपनिवेशवादी, आधिपत्यवादी, विस्तारवादी जो मंशाएं हैं, अमेरिका को जो पीछे छोड़ने की उसकी जो जिद है, उसके वजह से वो इमरान खान का भी इस्तेमाल एक एसेट के रूप में करने की कोशिश कर सकता है। और यही कारण है कि संभव है कि चाइना इस बात को चाहता है कि इमरान खान फिर से सत्ता में पाकिस्तान में वापसी करें। इमरान जिस तरह भड़का रहे हैं, उससे ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि इस्लामाबाद मार्च में किसी तरह की हिंसा हो सकती है, जिसका ठीकरा शहबाज सरकार पर फोड़कर इमरान वोट बटोरने का इंतजाम कर लेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।